हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 10 को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमें बताया गया है कि कब हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जाती है। मतलब पहले तो ये डिस्क्रिशनरी पावर थी 2018 से पहले, बट अब ये मैंडेटरी है कोर्ट्स के लिए कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन साथ में ये भी बताया कि किन किन कंडीशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो सेक्शन 10 को एक बार पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 आप अपने बेरेट से पढ़े, मैं अपने बेरेट से पढ़ रहा हूँ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल, वर्ड अब यूज हो गया है यहाँ पे शैल। पहले 2018 से पहले वर्ड क्या यूज होता था, मे। ओके, तो अमेंडमेंट करके इस वर्ड को शैल कर दिया। शैल का मतलब क्या होता है, जहां पे वर्ड शैल यूज होता है वहां पे एक ड्यूटी होती है कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी प्रोविजन हो गया। पहले में जहां पे होता था वहां पे इसका मतलब होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, दोनों तरफ काम चल जाएगा। बट अगर शैल वर्ड यूज है तो उसका मतलब आपको करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, तो आगे क्या लिखा है, शेल बी एनफोर्स बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द, मतलब कोर्ट एनफोर्स करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन किन किन चीजों को छोड़कर। पहली, प्रोविजन कंटेन्ड इन सब सेक्शन 2 ऑफ 11, सेक्शन 11 का जो सब सेक्शन 2 है इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है, जो चीजें सेक्शन 14 में बता रखी हैं, ठीक है, इसके अंदर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती है। थर्ड क्या है, 16 सेक्शन, सेक्शन नंबर 16, इसके अंदर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो इन्होंने कहा कि कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी क्या है कि उनके, ये मैंडेटरी है कोर्ट्स के लिए कि उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी है हर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो इनसे बाहर हो, इनके एम्बिट में फॉल नहीं करता। जो इनके एम्बिट में फॉल कर जाएगा 11 क्लॉज 2 में, 14 में, 16 में, वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती। ठीक है, समझ आ गई। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 14 से, और सेक्शन 14 को डाइसेक्ट जब करेंगे तो हम उसके अंदर 20 को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ 20 को, 20 ए बी सी को नहीं, सिर्फ 20 को। तो आइए डिस्कस करते हैं, चलो आगे देखते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और कल मुझे एक चीज़ पता चली कि ना यूट्यूब ने मुझे इस चीज़ से एनेबल कर रखा है। एक होती है सुपर थैंक्स, कि जैसे मतलब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये वीडियोस। तो इन केस अगर आपको कभी ये होता है ना कि मुझे तो अब गुरु दक्षिणा देनी है, सम काइंड ऑफ गुरु दक्षिणा वी कैन से, तो सुपर थैंक्स है। ओके, मैं वैसे प्रेफर नहीं करता ये सब चीज़ें कहना, लेकिन मैंने देखा यूट्यूब में तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। सुपर थैंक्स नाम की चीज़ है जिससे आप मतलब 40 60 पता नहीं ऐसी कुछ अमाउंट है, जो भी होगी वो पे कर सकते हैं जो क्रिएटर है उसको। देखो सेक्शन 14 क्या कहता है, हम देखते हैं एक बार सेक्शन 14 को। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो कि ये सेक्शन 14 क्या कह रहे हैं। सेक्शन 14 हमें बता रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी हम बात करेंगे ये स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकते, इनके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती। तो ये बात करता है बेसिकली चार चीजों की। पहला क्या कह रहा है ये, वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, सेक्शन 20 में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस दे रखी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है उसको डिटेल में डील करेंगे, बस ये बात ध्यान रखो। अगर किसी ने सेक्शन 20 के अंदर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है, उसको हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा दूसरा कहता है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विच इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी, जहां पे कंटिन्यूअस ड्यूटी ऑफ कोर्ट, जहां कोर्ट को 24 घंटे पहरा देना पड़ेगा कि भाई ये टूट ना जाए, स्पेसिफिक परफॉर्म हो भी रहा है नहीं हो रहा है, तो वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गारंटी नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा। तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा,
कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन। बहुत ईजी है ये सब चीजें। पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या होती है? पर्सनल क्वालिफिकेशन होती है जैसे मैं एक पेंटर हूँ, ठीक है, और मैंने पेंटिंग बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपके साथ। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। अब आप मुझसे कॉम्पनसेशन तो ले सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते कोर्ट से कि इसको बोलो कि पेंटिंग बनाएगा। चाहे फिर मैं कितनी अच्छी बना लूँ, आपको लगेगा कि इसने पेंटिंग अच्छी नहीं बनाई। फिर आप बोलोगे कि इसने जानबूझ के अच्छी नहीं बनाई। तो इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हम। कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसने जानबूझ के नहीं बनाई है, कैसे नहीं बनाई? इसकी स्किल्स हैं, डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए हम पर्सनल क्वालिफिकेशंस को छेड़ते ही नहीं है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिनाई कर देते हैं, मिलती ही नहीं वहाँ पे। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल नेचर का है, वहाँ पे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। इसका एग्जांपल है पार्टनरशिप वाला, डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में अभी, ठीक है। तो आज हमारा यही रहेगा मोटिव इस वीडियो का। तो सेक्शन 14 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर 20 इंक्लूड हो जाएगा और 14 बी सी डी इनके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ए में तो 20 आ जाएगा। तो हमारा यही मोटिव है। इसके बाद हम 16 को करेंगे और 11 सब क्लॉज 2 को करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। वो ईजी है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है उसके अंदर। मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एसआरए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ आता है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं, हम नोट से देखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हमने 14 ए के अंदर बात की थी, सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की है ना, तो हम उसको ही देखते हैं। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, हाउएवर रेमेडी इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी contract between the parties. This would be alternative remedy at the option of the party who suffers the broken contract. बिल्कुल सही बात है। देखो बहुत सिंपल चीज है, लिख तो चाहे कुछ भी रखा हो। एक ए पर्सन है, ये बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है इनका, कि बी ने ना पेंट करना है किसके घर पे, ए के घर पे, ए के घर पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई ए ने बी ने ए के घर पे पेंट करना है, ठीक है, कर देंगे भाई। बी ने पहले बोला कि कर देंगे, ठीक है, एडवांस मनी भी ले ली कुछ। अब क्या हुआ, ऑन द डेट ये पेंट क्यों करवा रहा था, ये पेंट इसलिए करवा रहा था क्योंकि इसके घर में थी शादी, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बी ने मना कर दिया, ब्रीच कर दिया कि भाई मैं पेंट नहीं कर सकता, मुझे तो भाई साहब गाँव जाना पड़ेगा, बहुत मजबूरी है, मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता काम। ठीक है, मत करो भाई। अब ए क्या कर सकता है, ए या तो कहेगा कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ, इसको बोलो, कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट को बोलेगा कि मुझे नहीं पता जज साहब, इससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ, ठीक है, और मेरे घर में पेंट करवाओ। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। एक ये हो सकता है कि चलो ब्रीच हो गया, कोई बात नहीं, मैं कॉम्पनसेशन ले लेता हूँ, ठीक है। एक थर्ड पॉइंट हो सकता है कि ये किसी एक्स वाई जेड किसी और पेंटर से अपना घर पेंट करवा ले, ठीक है, और उसके बाद जो भी खर्चा आएगा बी को बता देगा कि भाई मेरे तो 20,000 रुपये खर्चा आ गया है घर को पेंट कराने में, और वो खर्चा तुम मुझे दो। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन हमने डील किया है वो है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, ठीक है। क्योंकि इसने इसके अंदर क्या किया है, इसको सब्स्टिट्यूट करके, बी को सब्स्टिट्यूट करके एक्स वाई जेड को ले आया, उससे अपना काम करवा लिया। अब जब इसने वो काम करवा ही लिया, तो क्या रेलेवेंसी बच जाती है इस पॉइंट की, कि वो अब कह रहा है कि बी अब तू फिर से मेरे घर पे पेंट कर। कोई बात तो बनती है इस बात की? नहीं बनती। दैट इज द रीजन कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस में नहीं मिलती, ठीक है। तो 14 का ए जो है वो 20 सेक्शन की बात करता है, जो हमने यहाँ पे देख लिया, 20 को डील कर लिया, ठीक है। तो एक बार ये तो था जो समझने की चीज थी। अब एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या लिख रखा है ना, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यस। However, the essentials are provided into section under section 20 are to be followed to increase the option of effectively, ठीक है, बिल्कुल, exercise the option effectively। देखो, जब ये
ए है और ये बी है और बी ब्रीच कर रहा है, जब ये सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस लेगा ना तो उससे पहले इसको 30 दिन पहले इसको नोटिस भेजना पड़ेगा कि भाई मैं सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले रहा हूँ। क्या? अ मैंडेटरी 30 days नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द प्रोमिसी टू द प्रोमिसर, प्रोमिसी टू द प्रोमिसर, ठीक है, फॉर रेक्टिफाइंग द ब्रीच एंड इन केस द प्रोमिसर fails to rectify it, promisee may proceed to obtain substitute performance। ये 30 दिन में बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता, मेरा काम कर दे, नहीं तो मैं सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले रहा हूँ। 30 दिन के अंदर अंदर बी कुछ काम नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता, कुछ नहीं, बिल्कुल कहता है कि जा जा अपना काम कर, ऐसे इग्नोर करता है बिल्कुल। ए के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, 30 दिन के बाद वो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लेता है XYZ पेंटर से, ठीक है। तो इसको ना हम क्या कहते हैं, राइट टू कवर, रिकवर नहीं, राइट टू कवर इसको बोलते हैं। कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि विच सेक्शन इज नोन टू बी राइट टू कवर एज अ रेमेडी, ठीक है। तो राइट टू कवर मतलब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या पार्ट है। यस, तो दिक्कत पता क्या आ गई, दिक्कत ये आई कि इन्होंने ये तो बता दिया कि ए है, बी ने कर दिया ब्रीच, तो ये 30 दिन का नोटिस देगा, नोटिस कितने देगा, 30 डेज का, चलो ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कि ये 30 डेज कब से शुरू होंगे, ठीक है। हाउएवर दिस इज वन फ्लॉ that it is that provision does not specify the time period when notice is to be issued, that is whether it is to be issued immediately on the breach of the contract or it can be issued at any subsequent time। जिस दिन बी ने ये मना कर दिया कि मैं पेंट नहीं करूंगा उस दिन से 30 डेज, या फिर किसी भी दिन आगे आने वाले किसी भी दिन से वो 30 डेज का दे सकता है, ये चीज क्लियर नहीं कर रखी है, ठीक है। Moreover, the time waiting of is of 30 days, which the promisee has to abide by the after sending the notice to the promiser is not conclusive for the effectiveness of the provision itself, as it might create difficulty in emergent situations। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब क्या हुआ, अब ये इसकी इसकी ना गंभीरता को समझना कि ये कितना गंभीर मामला हो गया। अब ए ने क्या किया, एक ए ने ना कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी के साथ किया। ए ने कहा कि भाई आप ना मुझे 100 ऑक्सीजन, जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है ना पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में मेडिकल पर्पस के लिए यूज होती है, वो वाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए मुझे, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए। और ये कब की बात है, ये है 2020 की बात, मतलब कोरोना चल रहा है। और आपको पता है कोरोना में ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट थी और कितना जरूरी था, ये कितने लोगों की जान इसने बचाई है ऑक्सीजन ने, तो और लोगों ने गवाई भी ऑक्सीजन की वजह से। ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बी के साथ कि भाई मुझे 100 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए बाय दिस टाइम, ठीक है। बी कर देता है ब्रीच, ब्रीच कर दिया। अब ए के पास दो ऑप्शन है, या तो ये ले ले सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, है ना, या फिर ले ले कॉम्पनसेशन। अगर ये कॉम्पनसेशन लेता है तो इसके मरीज मर जाएंगे सारे के सारे जो हॉस्पिटल में है। अगर ये किसी XYZ अदर पार्टी से ले लेता है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, तो इसको खुद को लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अभी 30 डेज तो वेट करना पड़ेगा। 30 डेज तो ये इसको बोलेगा ना कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करवानी है, आप इसको रेक्टिफाई कर दीजिए, आप इसको ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दो मेरे, नहीं भेज रहे हो तो मैं सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा रहा हूँ। तो ये चीज है। अब इस इमरजेंसी सिचुएशन में वो 30 दिन वेट थोड़ी करेगा, इसको कैसे टैकल करोगे? ये चीज, ये ड्रॉबैक है सेक्शन 20 का, ये चीज नहीं पता लगती कि क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज थी, ये मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है अभी तक, मेरे पास तो है नहीं एटलीस्ट। इन केस आपके पास हो तो प्लीज बताना। ये तो था सेक्शन 14 का ए पार्ट, जिसके अंदर हमने 20 सेक्शन को डील किया, ठीक है। एक बार सेक्शन 20 की रीडिंग कर लेते हैं सो दैट कि आपको भी और हमको भी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। डायरेक्ट खोलो और देखो। With prejudice to the generality of the provision contained in the Indian Contract Act 1872 and except as otherwise agreed upon by the parties, where the contract is broken, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया,
ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस बाय एनी पार्टी, दोनों में से किसी पार्टी ने अपना प्रोमिस परफॉर्म नहीं किया। द पार्टी हु सफर्स बाय द ब्रीच, जो पार्टी सफर कर रही है, जिसका नुकसान हो रहा है, shall have the option of substituted performance, उसके पास ऑप्शन है कि वो उसकी बजाय किसी और से काम करवा ले, अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करवा ले, प्रॉमिस, थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी, किसी थर्ड पार्टी से करवा ले या खुद के अपने एजेंट वगैरह एजेंसी से करवा ले, एंड रिकवर द एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड, रिकवर द एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड, तो जो उसका खर्चा हुआ है कंपनसेशन वो वहां से ले सकता है। स्पेंट और सफर्ड बाय हिम फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सच ब्रीच, जिस पार्टी ने ब्रीच किया उससे ये सब चीजें वो ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 14 देखो। द जनरल सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट enumerates द कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन 14 ने हमें वही तो बताया कि भाई कौन कौन से चीजों को, किन किन कैटेगरीज को हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकते, परफॉर्म नहीं करवा सकते। The categories are based on principle that either the alternate remedy of the compensation is adequate or the court is incapable of specifically enforcing the contracts on accounts of its nature or the party has obtained substituted performance, या तो उसके लिए compensation adequate relief है, एक तो ये चीज, या फिर उसमें कोर्ट असमर्थ महसूस करता है खुद को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने में, जैसे कंटिन्यूस ड्यूटी है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जैसे कहीं ने किसी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली, तो एक बार एक काम हो गया तो दोबारा दोबारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के फायदा क्या है, ये चीज। तो इसलिए सेक्शन 14 हमें ये कैटेगरीज बताता है जिसके अंदर हम ये डील करते हैं कि कहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो सेक्शन 14 ए कहता है कि दिस इज एन एडिशनल रेमेडी, ये एक एडिशनल रेमेडी है। ठीक है, द प्लेंटिफ फ्रॉम सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो कोर्ट ही वुड सीक मॉनेटरी कंपनसेशन, नो डाउट वो कोर्ट से मॉनेटरी कंपनसेशन तो मांग ही सकता है ना, कि भाई सब्सिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली नो डाउट, लेकिन साथ में ये कंपनसेशन भी मांग सकता है, भी मुझे मेंटल अगोनी हुई, मुझे ढूंढ के लाना पड़ा, मेरी खुद की शादी थी, मैं पेंटर को ढूंढता फिर रहा हूँ, तो इन चीजों को कंसिडर करते हैं कोर्ट। इक्विटी जस्टिस और गुड कॉन्शियस के ऊपर तो पूरा एक्ट बेस्ड है, ये सोगा थोड़ी है, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ी है, जो इक्विटी की जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो अब देखो 14 का बी क्या कहता है। 14 का बी कहता है द प्रोविजन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट कोर्ट डज नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कहाँ एनफोर्स नहीं करवाएंगे कोर्ट, जहां पे, एक मिनट ना, थर्ड पेज पे चलते हैं, कंटिन्यूस ड्यूटी है, बाकी मैं बता देता हूँ पहले ही। लो, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस एक्ट एंड सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, जहां पे कंटिन्यूस ड्यूटी हो जाएगी ना कोर्ट की, कि कोर्ट को मतलब उसके ऊपर एक किसी को अपॉइंट करके रखना पड़ेगा, या फिर कोर्ट का एक सुपरविजन बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे जगह जगह पे, मतलब कहते हैं ना पॉइंट पॉइंट पे, यहाँ पर जगह जगह पर धरती बदले रंग, यहाँ पे पार्टी बदले रंग, कि हर जगह पे पार्टी क्या पता डिनाई कर जाए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो रही है, तो उसको चेक करने के लिए किसी ना किसी को होना पड़ेगा, और वो कौन होगा, कोर्ट, और कोर्ट इतना टाइम उसके पास है नहीं है, तो वो क्या करेगा, सब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि ऑफ रिक्वायर्स परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस एक्ट, ये कंटिन्यूस एक्ट है, बिल्कुल सही बात, एंड सुपरविजन उसकी जरूरी है। ठीक है, in enforcing the contract by the court, for example contract relating to supply of water electricity etc। अब कोई ये कह दे कि भाई ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि आप मतलब मेरे घर में वाटर सप्लाई करेंगे, ठीक है करेंगे, बी ने ब्रीच कर दिया, ए चला गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, अब बाई चांस कोर्ट अलाउ कर देते है कि भाई चलो दे दो, क्या पता ये कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं, 2 दिन पानी चला, तीसरे दिन फिर बंद, अब बताओ फिर क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होगी, ये तो क्योंकि काफी लाइफ लॉन्ग चीजें हैं, ये तो लाइफ लॉन्ग कौन सुपरविजन रखेगा, तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती इनकी। ओके, तो इसके अंदर एग्जांपल बहुत बढ़िया है, रेलवे वाला देखो क्या है, इलस्ट्रेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी फॉर लीज ऑफ 21 ईयर्स, ए और बी के बीच में 21 साल के लिए लीज हो गई, इसने लीज पे दे दी होगी, राइट टू यूज सच पार्ट ऑफ द सर्टेन रेलवे मेड बाय ए was on B's land and that B should have run carriage over the whole or line or certain terms। ठीक है, A has supplied necessary engine power, ये वो, ठीक है, B की लैंड पे ना ये मतलब रेलवे ट्रैक वगैरह बना दिए, यहाँ से वो ट्रैक्स वगैरह लेके जाएंगे, B की कुछ ड्यूटीज कर दी हैं कि भाई आपने सर्टेन इसका मेंटेनेंस वगैरह रखवाना है,
ए क्या करेगा, इंजन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें सप्लाई करवाएगा। अब 21 साल तक इतनी सारी चीजें हैं, पार्टी ने अगर एक दिन भी अगर बिजली सप्लाई नहीं की तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इंजन जो इलेक्ट्रोमोटिव होते हैं तो वो नहीं चलेंगे, इलेक्ट्रो लोकोमोटिव, ठीक है। अगर वो बंद हो गए, ट्रेन रुक जाएगी, गुड्स ट्रांसफर रुक जाएगा, तो कितना सारा लॉस हो जाएगा। तो रोज क्या कोर्ट यही देखते रहेंगे कि भाई बिजली सप्लाई चल रही है, अच्छा वहां पे रोज पूछेंगे फोन करके कि वहां पे सप्लाई चल रही है क्या, और वो ट्रैक्स मेंटेन है, बिल्कुल वहां पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, रोज थोड़ी पूछ सकते हैं। तो इसलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी नहीं, बात खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो 14C। 14C किस चीज की बात करते हैं, पर्सनल क्वालिफिकेशन की, है ना। पर्सनल क्वालिफिकेशंस की क्या बात होती है, देखो, हाँ, सिंपल सी बात है कि जहां पे किसी की अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन है ना, पर्सनल क्वालिफिकेशंस के अंदर स्किल्स आती हैं। जैसे एक पेंटर है, टीचर है, ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब कोई टीचर है जो एक एक्स नाम की एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्स नाम की एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, टीचर। अब अगर ये चाहें कि भाई मुझे क्विट करना है, ये छोड़ के जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है इसमें, अंदर जा सकते हैं। और अब मान लो एक्स के साथ, एकेडमी के साथ इस टीचर ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, इस एकेडमी ने कहा था कि भाई आप जो हैं वो हमारे यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब टीचर तो क्विट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या ये एकेडमी जाके बोल सकती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते, क्योंकि पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। कल को आप टीचर ने अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया, मतलब थोड़ा कम पढ़ा दिया, कंटेंट थोड़ा क्वालिटी लो करके पढ़ा दी, जहाँ पे 4 इलस्ट्रेशन देने चाहिए थे वहां पे एक ही इलस्ट्रेशन दिया मान लो, तो फिर आप फिर कोर्ट के पास भागोगे। तो ये पर्सनल क्वालिफिकेशन है, इसको हम जज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसके अंदर यही मैटर डील हुआ कि भाई पर्सनल क्वालिफिकेशन जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी से बाहर ही रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर पर्सनल सर्विस टू बी, बिल्कुल नो। ए एन ऑथर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू पब्लिश अ कंप्लीट लिटरेरी वर्क, नो बिकॉज पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जहां जहां पे पर्सनल क्वालिफिकेशन हमें रिक्वायर्ड होगी वहां वहां पे हम दूर भागेंगे इससे, ओके। तो थर्ड है हमारा, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट इन कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 1000 ही विल पेंट पिक्चर फॉर बी, टुक 1000 नॉट पेंटेड, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली। कल को कैसे कह सकते हैं उसको, नहीं कह सकते। कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, नो डाउट, कॉम्पनसेशन ले सकते हैं उससे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे रेमेडी नहीं है, उसके पास रेमेडी है, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी नहीं है, ठीक है। 4, a contract with B to take from B a leave of certain house for a specified term at a specified rent only if drawing room is handsomely decorated। अब हैंडसमली डेकोरेटेड की क्या कंडीशन है, बताओ, आप बता सकते हो हैंडसमली डेकोरेटेड क्या होता है। ये तो किसी की पर्सनल स्किल्स के ऊपर ही बेस्ड होगा ना, तो ये भी इसके अंदर कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। अब आओ एक चीज पे, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो होते हैं ये भी पर्सनल क्वालिफिकेशंस है। अगर कोई जज है, उसकी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस होगी, पर्सनल क्वालिफिकेशन, उसने लॉ किया होगा, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस होगा कितने टाइम का, ठीक है, और उसके कुछ एडिकेट मार्क्स आए होंगे, और उसने लॉ के सिविल 1 का पहले प्रीलिम्स दिया होगा, फिर मेंस दिया होगा, फिर इंटरव्यू दिया होगा, ये क्या है, क्वालिफिकेशंस है, सब क्वालिफिकेशंस है ना। सॉरी। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये भी तो पर्सनल क्वालिफिकेशंस में आता है। तो देखो, जनरल रूल तो यही कहता है, 14 का 1 का जो सी है वो यही कहता है कि भाई देखो, जो हम पे पर्सनल क्वालिफिकेशंस है वहां पे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स एज दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द पर्सनल क्वालिफिकेशन, बिल्कुल सही। द एडिकेट रेमेडी इज कंपनसेशन, उन केसेस में कंपनसेशन ही एडिकेट रेमेडी रहती है। अब एक केस आता है हमारे पास, लैंडमार्क केस है, Fairlight Liners versus Manorama Sirsi 2004 Supreme Court. It was held that it is well settled law that contract of personal service cannot be specifically enforced. बिल्कुल सही बात है, हम उसको specifically enforce नहीं कर सकते. And the court will not give declaration that the contract subsists and the employee continues to be in service against the will and consent of the employer. An employer cannot be forced to take an employee with whom relation have reached a complete loss of faith
between the two. However, this general rule law is recognized with three exceptions. ये कह रहे हैं कि देखो जहां पे भी पर्सनल क्वालिफिकेशंस की बात आती है वहां पे हम यही कहते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर मान लो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकाल भी दिया है, तो वहां पे भी कोर्ट ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि भाई तुम इसको वापस अपने काम पे रख लो। उनका ये कहना भी है कि अगर मतलब जैसे उनके रिलेशन जो थे वो खराब हो चुके हैं, अब ये मान के चलो कि भाई ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बी के साथ, यही देखो यहाँ पे ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बी के साथ कि भाई मैं ना तुझे 5 साल, अगले 5 साल काम से नहीं निकालूंगा, ठीक है। अब बी है जो इसकी तो क्या थी, शॉप थी, अब बी इसकी शॉप पे काम करता था, ए ने क्या कहा था कि मैं तुझे 5 साल दुकान से नहीं निकालूंगा, काम से नहीं निकालूंगा। बी ने 2 महीने बाद ही चोरी कर ली दुकान में, बताओ। चोरी छोड़ो, चलो कोई और विश्वासघात कर लिया यार, मतलब उल्टा बोलता है, अब ये बताओ उल्टा बोलता है, अब इसको क्या बोले, गालियां देता है इसको शॉप ओनर को, या इसकी कहना नहीं मानता, डिसोबे करता है, ऐसी ऐसी कंडीशंस कर रहा है, अभी इसको निकाल देता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो क्या ये बी जाएगा कोर्ट में कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे 5 साल वही काम करना है? नहीं करवा सकते। पर्सनल क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है, वैसे ये पर्सनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, पर एम्प्लॉयमेंट सर्विस वाले के अंदर लगा दिया मैंने, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पेपर में मत लिखाना इसको। अब जो इसकी एक्सेप्शंस है ना वो समझो, वो है काम की चीज हमारे लिए। यस, हमारे पास क्या एक्सेप्शंस है इसकी? वेयर अ पब्लिक सर्वेंट इज sought टू बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जहां पे आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसके विरुद्ध जाके किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी जॉब से निकाल दिया गया, तो वहां पे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। ठीक है जी, एक पहली एक्सेप्शन होगी। दूसरी, where worker is sought to be reinstalled on being dismissed under industrial law। इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर किसी वर्कर को काम से निकाल दिया गया था, अब कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसको रीइंस्टॉल करो, वहां पे उसकी फिर से पोस्ट दिलाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड, वेयर स्टेचुटरी बॉडी एक्ट्स, जहां पे स्टेचुटरी जो बॉडी है एक्ट्स इन अ ब्रीच मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट। एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, और ये कैसे करती है, एक मैंडेटरी प्रोविजन था किसी स्टैट्यूट का, उसका ब्रीच करती है, उस कंडीशन में भी हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाएगी। इट वॉज फर्दर हेल्ड बिफोर एन इंस्टीट्यूशन कैन बी कंसिडर्ड एज स्टेचुटरी बॉडी, इट मस्ट बी एस्टेब्लिश दैट इट वॉज क्रिएटेड अंडर द स्टैट्यूट एंड ओज इट एग्जिस्टेंस टू द स्टैट्यूट। कि स्टेचुटरी बॉडी हम कब कंसिडर करेंगे, जब वो स्टैट्यूट के अंदर बनाई गई हो, ठीक है। जैसे स्टैट्यूट है हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट को स्टैट्यूट बोलते हैं, बिल्कुल। उसके अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होगी फिर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है बेसिकली। इट मस्ट बी एस्टेब्लिश दैट इट वाज क्रिएटेड अंडर द स्टैट्यूट एंड ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू द स्टैट्यूट, ठीक है। The adoption of the certain statutory provision by itself is not sufficient to clothe an institution with the statutory character। सिर्फ स्टेचुटरी प्रोविजन को ऐड कर लेना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, उस स्टेचुटरी उसकी एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर बताया गया। अब हमारा लास्ट रहता है 14 का डी। 14 का डी क्या कहता है, 14 का डी बात करता है बेसिकली, 14 का डी करता है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है ना, कॉन्ट्रैक्ट नेचर इज डिटर्मिनेबल। क्या है, डिटर्मिनेबल है कॉन्ट्रैक्ट का नेचर, ठीक है। A partnership at will contract or general contract where the parties have agreed beforehand that any party may move out of the obligation by serving the notice on the other। A, B, C, D are partners to a firm। एक फर्म के पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं। अब इनमें से इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई ऐसा है दोस्तों, तुम हो हमारे दोस्त,
और अब तुम बन गए हो पार्टनर। लेकिन अगर तुम्हारा किसी दिन दिल करे कि मुझे पार्टनरशिप छोड़नी है और जाना है, तो तुम ना एक नोटिस दे देना दूसरों को, बस नोटिस दे के चले जाना, ठीक है। ज़्यादा हम तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं है, ठीक है। तो अब सी का दिल हुआ कि भाई मैं देखो ऐसा है, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मुझे उनके साथ काम नहीं करना, ठीक है मत करो। सी भाई साहब एक काम करो, ए बी और डी को नोटिस दे दो, ठीक है, चले जाओ। बस यही था, कॉन्ट्रैक्ट नेचर इज डिटर्मिनेबल, ऐसे केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती, ठीक है। अब मान लो इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है पहले से ही, जहाँ पे इनकी कोई ऑब्लिगेशंस थी पे करने की, तो ये दूसरे मिलके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं कर सकते भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ करवाओ, जहाँ तुमने खुद ही एग्री कर रखा है वहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वाज सो दिस वाज आवर लेक्चर। हमने सेक्शन 14 के अंदर सेक्शन 20 को कवर किया है और इसके ABCD पार्ट तक कवर किए हैं। पेड नोट्स चाहिए तो 7988487813 पर मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। और थैंक यू गाइस। इससे पहले लैपटॉप बंद हो, पहले बंद कर देता हूँ मैं। ओके।